वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे पास पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि पंजाब में पटवारी की जॉब्स के लिए 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जीके आज हम इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। और इस साल जीके की ऐसी कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं वो भी मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी सीरीज़ रहने वाली है, ये हमारी जीके की जो सीरीज़ है, ये आपके सभी पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और भी आपका अगर कोई भी जीके के साथ रिलेटेड एग्ज़ाम हो रहा है तो इससे बेटर वे आपके लिए कोई भी नहीं होगा फॉर द प्रिपरेशन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इसमें कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी। ठीक है, 1885 में ये बनाई गई थी। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था उमेश चंद्र बनर्जी को। और बाकी के जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे कि ए ओ ह्यूम है, सुंदरनाथ वगैरह, या फिर बद्रुनीथ तैयब जी हैं, ये सभी कांग्रेस की फॉर्मेशन में शामिल रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं जो कि एग्जाम में जनरली ही पूछी जाती हैं। ये तो अब आप लोगों को याद हो गया कि उमेश चंद्र बनर्जी इसके हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि बनाए गए थे 1885 में। इसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक हमारे इंडिया में पार्टी है, ठीक है, उसकी रही हैं सोनिया गांधी, जो कि 1998 से लेकर 2017 तक रही हैं। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, पहली भारतीय वुमेन प्रेसिडेंट इनकी रही हैं सरोजनी नायडू, जिनको के ना जिनको के नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है और भारत कोकिला का नाम भी इनको दिया जाता है। और यही बाद में इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया भी यही है। तो सरोजनी नायडू के पास दो चीज़ें आपको इसके बारे में पूछी जा सकती हैं: फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नॉट इंडियन ऑफ द आईएनसी, तब आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, देखिए, एनी बेसंत। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं यहाँ पर? एनी बेसंत। तो ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द गैलेक्सी। बिल्कुल इजी सा काम है। हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में है? ठीक है, आपको इसके बारे में पता होगा कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे हमारी एक गैलेक्सी है। और ये सभी जितने भी साथ में ऑप्शंस बताए गए हैं, ये सभी ही गैलेक्सीज हैं। ठीक है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड एंड हॉक्स ये ऑब्जेक्ट, ये सभी गैलेक्सीज हैं। इनमें से ये जो हॉक्स ये ऑब्जेक्ट नाम की गैलेक्सी है, इसकी शेप रिंग जैसी होती है। ठीक है, रिंग जैसी इसकी शेप होती है। और ये जो दोनों गैलेक्सीज हैं, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड एंड स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, इन दोनों गैलेक्सीज को साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारे कह सकते हैं कि अर्थ पर ऑस्ट्रेलिया की साइड वाला पार्ट है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर से इनको जब साफ आसमान होता है तो इनको आसमान में देखा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो LMC है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी, दिस इज द सैटेलाइट गैलेक्सी। तो सैटेलाइट गैलेक्सीज होती हैं जो कि किसी के आले दुआले घूमती हों, तो ये मिल्की वे के आसपास घूमती है। ठीक है, फिर SMC एक दवाफ गैलेक्सी है। दवाफ मतलब बहुत ही छोटी गैलेक्सी है, नियर द मिल्की वे, मिल्की वे के पास भी है। और इनको आप विजिबल, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं विद द नेक्ड आई इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में जाकर हमें इसको देखना पड़ेगा। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दैट इज विजिबल विद द नेक्ड आइज। ठीक है, आप लोग नेक्ड आइज के साथ जो एक बहुत ही दूर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से ये भी एक है जिसको हम देख सकते हैं। इसकी दूरी कितनी है? 2 लाख लाइट ईयर्स। ठीक है, ये इसकी दूरी है। तो इससे आपको ये भी याद रखना है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोगों ने याद करना है। हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे में हम लोग, हमारी जो अर्थ है, सोलर सिस्टम है, ये सब कुछ मिल्की वे के अंदर है। ठीक है, सो इसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड इज द मदर टेरेसा। ठीक है, हु इज रिसेंटली कोरोनेटेड with the title saint
ओरिजिनली बिलोंग टू विच कंट्री, मदर टेरेसा ओरिजिनली कौन से देश को बिलोंग करती थी? दैट इज अल्बानिया, वो ये अल्बानिया से थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। 2016 के आसपास इनको सेंट का जो है यहाँ पर सेंट की इनको एक उपाधि थी जो दी गई। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ और बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें खासियत क्या थी। मदर टेरेसा देखिए एक अल्बानियन थी। इनको 1962 में रोमन मैग्सेसे से पीस प्राइज भी दिया गया था, और बाद में 1979 में इनको नोबल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वियन नोबेल कमेटी देती है। ठीक है, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहाँ की नॉर्वियन नोबेल कमेटी देती है नोबेल पीस प्राइज। तो अभी जो रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज जीते हैं जिन लोगों ने, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, किस किस को अभी अभी रिसेंटली मिला है? 2020 में, यानी कि पिछले साल का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि यूएन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की। 2019 में मिला था यहाँ पर अभी देखिए अहमद को, जो कि इथोपिया को बिलोंग करते हैं। इथोपिया देश है अफ्रीका में, वहाँ से। 2018 में भी डेनिस मुक्वेगे, जो कि डीआरसी यानी कि डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, जो कि अफ्रीका का ही एक देश है, एंड नादिया मुराद, जो कि बिलोंग करते हैं इराक से। इन दोनों को 2018 में मिला था। इसके अलावा 2014 में जो एक इंडियन थे, मतलब अगर आपको ये एग्जाम में पूछ ले कि रिसेंटली किस इंडियन ने नोबेल प्राइज जीता है, तो ये आंसर आएगा कैलाश सत्यार्थी, जो कि इंडिया के थे। इनके साथ दिया गया था मलाला यूसुफ को, इसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। मलाला यूसुफ पाकिस्तान से थी। ठीक है, इन दोनों को 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो रीजंस के बारे में अब यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, वो फिर काफ़ी डीप हमारी डिस्कशन हो जाएगी। तो सिर्फ आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी, जो कि इंडिया को बिलोंग करते थे। अभी अभी रेलवे के एग्जाम में भी ये हमें डायरेक्टली पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट रोटेट क्लॉकवाइज अराउंड द सन। ठीक है, तो देखिए रोटेशंस दो होती हैं। एक होती है क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना, जैसे हमारी क्लॉक की सुइयां घूमती हैं। एक होती है इसके ऑपोजिट, जो होती है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ से ऐसे घूमना। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट ही वैसे तो रॉन्ग है। इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक की हुई है स्टेटमेंट में। तो यहाँ से आपको इस बात के बारे में जानकारी रखनी है, याद रखना है कि ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सभी जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास जो उनका ऑर्बिट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे बीच में यहाँ पर है सूरज, सन है, इसके आले दुआले वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सभी प्लैनेट एक तो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, और एक वो अपने एक्सिस के आले दुआले स्पिन करते हैं। जैसे एक बॉल होती है, वो अगर हम उसको एक ही जगह पर रखकर घुमाते रहेंगे तो उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग करना। ठीक है, तो मोस्ट प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब याद रख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चाहे ऑर्बिट हो मतलब रेवोल्यूशन कर रहा हो, चाहे वो रोटेशन कर रहा हो, स्पिनिंग कर रहा हो अराउंड अबाउट देयर एक्सिस, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है। एक एक्सेप्शन है इसमें, वो है हमारा विनस, जो कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में क्या है कि दिस रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शुक्र जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। शुक्र पर एक दिन हमारे अर्थ के 243 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, मतलब वो जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है क्लॉकवाइज। तो वहाँ का एक दिन बहुत ही बड़ा है, मतलब वो बहुत ही लो स्पीड पर घूमता है। ठीक है, एंड ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है, दूसरे नंबर वाला है। इसका कोई भी मून नहीं है, जैसे हमारा एक मून है, ठीक है ना, चंद्रमा जिसे हम बोलते हैं। और इसका सरफेस हॉटेस्ट है, सबसे गर्म सरफेस है इसका। और अब हमारी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो शुक्र के बारे में और जानने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ पर कोई ना कोई मिशन भेजने की सोच रही हैं। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टर प्लैनेट, इसे हम सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। देन इज मरियप्पन थंगवले, ठीक है, हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स इन विच गेम। ठीक है, तो इन्होंने हाई जंप में जीता था।
तो पैरा ओलंपिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी है यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि इनके प्लेसेस हमें मोस्टली अब इस साल जो हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 2020 में समर पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, जो कि 2021 में अब होंगी, 2020 में होनी थी बट ड्यू टू द कोविड-19 ये अब यहाँ पर हो नहीं पाई, जो कि टोक्यो जापान में होनी थी, ठीक है। अब वो 2021 में वहाँ पर होने वाली है, मतलब इस साल होंगी। 2024 की होंगी इन द पेरिस, ठीक है। और देखिए, समर ओलंपिक्स होती हैं, एक होती हैं समर पैरालंपिक्स, ठीक है, और एक और होती हैं दैट इज़ द स्पेशल ओलंपिक्स। तो स्पेशल ओलंपिक्स 2019 में हुई हैं दुबई में, यूएई में, स्पेशल ओलंपिक्स याद रखिएगा, ठीक है। और विंटर्स की जो हैं ओलंपिक्स, ठीक है, वो मोस्टली जो हैं वो ऐसी प्लेसेस पर होती हैं जहाँ पर हमें स्नो मिल जाए फ्रीज हुई हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स पहले हुई थी साउथ कोरिया में 2018 में, प्योंगचंग में, और 2022 में वो होंगी चाइना के बीजिंग में, ठीक है। ये विंटर की दोनों टाइप की ओलंपिक्स एंड द पैरा ओलंपिक्स दोनों एक जगह पर ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल ओलंपिक्स हैं, प्लीज़ उनके बारे में ज़रूर आप लोगों ने सर्च करना है। स्पेशल ओलंपिक्स ये स्किप हो जाता है बट एग्जाम में ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है, दुबई में हुई हैं 2019 में। नाउ नेक्स्ट इज द इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। इनमें से कौन से साल में गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था? सो नाउ गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था इन 1931 में, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के आसपास ये वहाँ पर उन्होंने साइन किया था, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। इसके बाद है कि द फेमस कशीदा एम्ब्रॉयडरी कम्स फ्रॉम द विच इंडियन स्टेट। ये तो बिल्कुल सिंपल है, कशीदा एम्ब्रॉयडरी हमें मिलती है कश्मीर से, ठीक है, कश्मीर से आती है कशीदा एम्ब्रॉयडरी, ओके। इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ टेल ऑफ द टू सिटीज़। टेल ऑफ द टू सिटीज़ के ऑथर हैं चार्ल्स डिक्सन, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर पेरिस एंड लंदन के दो शहरों के बीच का एक वहाँ की एक स्टोरी बताई गई है, ठीक है। पेरिस एंड लंदन दो शहर, इनके ऊपर ही ये पूरी स्टोरी है। टेल ऑफ द टू सिटीज़, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर चार्ल्स डिक्सन ने की एक बुक है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। किस फेमस पर्सनैलिटी के की याद में इसे मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। ये मनाया जाता है ध्यानचंद की याद में, ठीक है, ध्यानचंद की याद में, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी याद रखना है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया 29 अगस्त को ध्यानचंद की के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द हु गोट 2016 नोबल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। 2016 का नोबल प्राइज इन लिटरेचर किसने जीता है? तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2016 का तो मिला है बॉबी डायलन को, जो कि यूएस को बिलोंग करते हैं। बॉबी डायलन आंसर आ गया। अब ये जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है ये कौन देता है? ये देती है स्वेडिश अकेडमी, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम, वहाँ की राजधानी स्वीडन की स्टॉकहोम, नॉर्वे की ओस्लो, ठीक है, वहाँ पर है नॉर्वियन नोबेल अकेडमी, यहाँ पर है स्वीडिश अकेडमी, जो कि देती है नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, ठीक है। यही प्राइज 2018 में जीता है, ठीक है, ओल्गा टोकरजुक ने, जो कि पोलैंड से है। 2019 में ये प्राइज जीता है पीटर हैंडके ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और 2020 में ये जीता है लुइस ग्लक ने, जो कि यूएस से हैं, ठीक है। तो यूएस एंड पोलैंड ऑस्ट्रेलिया के रिसेंट जो नोबेल प्राइजेस इन लिटरेचर हैं वो मैंने आपको बताए हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से रिमेंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। भारत का पहला पायलट कौन था? ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा जो थे वो भारत के पहले ऐसे इंडियन पायलट बने थे जिनको कि लाइसेंस इशू किया गया था, ठीक है। तो इनको दिया गया है पद्म विभूषण एंड भारत रत्न अवार्ड्स भी इनको दिए गए हैं। टाटा की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इनके साथ ही रिलेटेड हैं, मतलब उनकी जो फाउंडेशन जहाँ से शुरुआत हुई है वो सब कुछ JRD टाटा से ही शुरू हुई हैं। आगे की आगे अब उनके
बाद में उनकी इम्प्रूवमेंट होती रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, इसके साथ रिलेटेड है। फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स 2016 में रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था। कौन कौन थी वो? देखिए यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी जो कि मध्य प्रदेश को बिलोंग करती थी, मोहाना सिंह यूपी से, एंड भावना कंत फ्रॉम द बिहार। इनको 2019 में नारी शक्ति अवार्ड्स भी दिए गए हैं। नारी शक्ति अवार्ड दिए जाते हैं 8 मार्च को, ठीक है, ऑन द इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अलावा फर्स्ट वुमेन इंडियन कॉमर्शियल पायलट, ये तो थी इंडियन एयरफोर्स की पायलट, ठीक है। कॉमर्शियल कौन थी? दुर्गा बनर्जी 1956 में। एंड फर्स्ट वुमेन इंडियन ओनली पायलट अगर हम नाम दें, ना ही वो होंगी कमर्शियल ना ही किसी फोर्स में, वो थी सरला ठकुराल 1936 में स्टार्टिंग हो गई थी। एंड फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू गो फॉर द वार, ठीक है, जो कि वार के लिए गई थी 1999 में कारगिल की वार पर, वो थी गुंजन सक्सेना, जिन पर अभी अभी एक वेब सीरीज या फिर आप कह सकते हैं कि मूवी भी हुई थी रिलीज, ठीक है, गुंजन सक्सेना। इन्होंने वहां पर चीता हेलीकॉप्टर जो था उसको यह उड़ाया था और इनका भी वहां पर बहुत ही अच्छा एक रोल रहा था, ठीक है। इसके अलावा स्वाति राठौर, ठीक है, स्वाति राठौर जो कि इस साल के साथ रिलेटेड है, वो जो कि एक वुमेन इंडियन पायलट हैं हमारी इंडियन, देखिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की, जो कि इस साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की फ्लाई पास्ट को लीड करने वाली हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि राजस्थान को बिलोंग करती हैं, ओके। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड यानी कि हवा की गति को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज इसको देखने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज अनीमोमीटर, ठीक है। तो अनीमोमीटर यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर एक्टिनियोमीटर है, एक्टिनियोमीटर का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखना, या फिर आप कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसे यूज किया जाता है, दैट इज एक्टिनोमीटर। और यहाँ पर एम मीटर है, ये यूज किया जाता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यहाँ पर एम मीटर, एंड बैरोमीटर टू मेजर द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो कि हवा का दबाव होता है। तो ये चारों के चारों मीटर आपको याद रखने, इसका आंसर है अनीमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स मशीन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सिक्स मशीन हम किसको बोलते हैं? दैट इज द क्रिस गेल, ठीक है। क्रिस गेल की एक ऑटोबायोग्राफी है सिक्स मशीन। नेक्स्ट इज इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट और यूटी। किस स्टेट और यूटी की जो यहाँ पर इंग्लिश है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? इनमें से जो स्टेट है हमारी नागालैंड, वहाँ की ओनली इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट ये भी जो है वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ पर किसी और लैंग्वेज के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल है लैंग्वेज। तो जो ये स्टेट है हमारी नागालैंड, यहाँ पर ओनली देखिए यहाँ पर इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल जो कि वहाँ के जो भी सभी वहाँ पर ऑफिसेज होंगे वहाँ पर यूज़ करते होंगे, ठीक है। देन हु स्टार्टेड द चिपकू मूवमेंट इन इंडिया। चिपकू मूवमेंट जो कि उत्तराखंड में जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पर रिसेंटली फ्लड्स आए हैं, तो वहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए एक वहाँ पर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको शुरू किया था सुंदर लाल बहुगुणा ने, ठीक है। तो सुंदर लाल बहुगुणा ने चिपकू मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ये थे 15 जीके के क्वेश्चन जो कि 2016 के पटवारी के पेपर में से थे। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो एग्ज़ाम कैसा था, ठीक है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स और जितनी भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है ये आप लोगों ने याद रखनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।